यही है ना टॉपिक। हेलो। ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम किसी भी कोर्ट में रेमेडी मांगने क्यों जाते हैं। ठीक। कि क्या पर्पस है हमारा जाने का, बस कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है। ठीक है। ये एक रीजन है कि हमको क्या चाहिए, वी वांट जस्टिस, एंड दैट इज व्हाई वी गो टू कोर्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द रेमेडी। ठीक। अब क्या होगा अगर हमको जो इस पर्पस के लिए गए हैं हम फॉर जस्टिस, अगर वो ही हमको ना मिले, देन व्हाट विल हैपन। या फिर बायस तरीके से मिले तो कहीं ना कहीं हमारे ये राइट्स का वायलेशन होगा। ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों को, जो हमारा ये प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, उस सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें हम दो प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, जो रूल अगेंस्ट बायस, और सेकंड रूल क्या है सुशील, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ठीक है। तो ये सारे दो प्रिंसिपल्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक सॉरी, वो है कि नीमोजेडिक्स इन कॉसस हुआ एंड ऑडी अल्ट्रम पार्टम। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स हम लोग देखेंगे जो नेचुरल जस्टिस के साथ वर्क करते हैं। ठीक है। व्हाट इफ समवन गेट्स एब्सोल्यूट पावर, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एब्सोल्यूट पावर्स ग्रांट कर दी जाए, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू करप्शन। और जुडिशरी भी एक ऐसा कह लो आप सब्जेक्ट है विच इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। वो भी इसका पार्ट है, क्योंकि वो भी किसके द्वारा चलाया जाता है, बाय द पीपल। ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन को हम एब्सोल्यूट पावर्स ग्रांट कर देंगे, तो इट विल डेफिनेटली लीड्स टू एब्सोल्यूट करप्शन। ठीक है। और अपना जुडिशरी भी कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट है, क्योंकि इसको भी कौन लोग चलाते हैं, जैसे कि और डिपार्टमेंट्स चलते हैं। ठीक है। जो और पिलर्स चल रहे हैं सेम मैनर में, जो थर्ड पिलर है अपना दैट इज जुडिशरी, इट इज ऑल्सो रन बाय द पीपल। ठीक है। अब जब हम कोर्ट के पास जा रहे हैं अपना जस्टिस मांगने के लिए, अगर क्या होगा अगर वो ही बायस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है। तो एट द सेम टाइम कि व्हाट इफ पीपल आर बायस, वहाँ के जो लोग हैं वो ही बायस तरीके से वर्क करेंगे, और कहीं ना कहीं एक पर्सनल इंटरेस्ट होगा उनका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में। नाउ अगर हमको उसको ख़त्म करना है, फॉर दैट वी हैव टू डू समथिंग। हमारे पास कुछ होना चाहिए जो जिसकी वजह से उस सारी चीज़ों को हम लोग बंद कर सकें, ख़त्म कर सकें। और वो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। इन सारे बायस तरीके से जो भी कोई मशीनरी वर्क करती है, जो भी डिसीजल कौसाई जुडिशियल हो गया या जुडिशियल, जो भी आपका जो अथॉरिटी है वो वर्क कर रही है, तो यहाँ पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो गई, या वो कोई रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं विच इज़ इन बायस इन नेचर, तो कहीं ना कहीं इन सारे प्रिंसिपल्स को, इन सारी जो आप कह लो लेकुनाज हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक ऐसा प्रिंसिपल चाहिए दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। तो ये कह सकते हो आप कि इट इज़ नोवेयर डिफाइंड। जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कहीं ना कहीं आप कह लो कि कहीं ये डिफाइंड है, तो एज सच कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सालों साल, जो आपके कह लो डिफरेंट कंट्रीज़ में थ्रू डिफरेंट प्रेसिडेंट्स एंड ऑल जो कंसिडर की गई है, जो लोगों की समझ में आई है, जजमेंट्स के थ्रू आई है। ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये है, वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। तो एक ऐसा आप कह लो लीगल सिस्टम, डॉक्ट्रिन है जो प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है, आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। ठीक है। लीगल सिस्टम एक ऐसा जो प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर। किस किस के पावर, किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है। जो जो भी आपका डिसीजन देने वाली अथॉरिटी है, उसके कुछ ऐसे पावर्स विच इज एक्सरसाइज्ड बाय देम आर्बिट्ररली। ठीक है। और उनको क्या करना है, इट हैज़ टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। वही वाली थ्योरी यहाँ पर भी आपकी वर्क करेगी कि जो भी आप डिसीजन लो, दैट हैज़ टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, और आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो लीगल सिस्टम की प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस थ्योरी जो है दैट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। ठीक है, और मेन इंटेंट क्या है इनका कि भाई एक ऐसा लॉ बनाया जाए दैट इज फेयर, और वो क्या करे, ग्रांट जस्टिस। ठीक है, एंड द फेयरनेस एंड जस्टिस शुड वेस्ट इन द मैनर और ऑफ अराइविंग डिसीजंस बाय जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, तो आप ओवरऑल देखोगे इट हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। इतनी चीज समझ में आई? अविनाश, सुशील, प्रमोद जी, जी ठीक है। जी जी यस मैम। जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्रिंसिपल है। आज मेरे पास राइटिंग पैड भी नहीं है और प्रेजेंटेशन भी नहीं है आपकी पीपीटी, कल से वो होगी। ठीक है, आज क्योंकि फर्स्ट डे है कॉलेज में यहाँ पर। ठीक है, तो आज आप इससे काम चलाइए मेरी वॉइस से ही। तो यहाँ हम देख सकते हैं इट इज जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जो ईयर्स बाय ईयर्स डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा थ्रू डिफरेंट प्रेसिडेंट्स जो जजमेंट्स आते हैं, लैंडमार्क, उसके थ्रू ये निकल के आई है। ठीक है, अब एक जो कॉमन पर्सन होता है उसको क्या पता होता है? ठीक है, एक लेमैन जो है उसको क्या है, उसको बस ये है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उसको जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर वो वहीं पे क्वेश्चन मार्क कर देता है जहां पे कोई भी बायस तरीके से कुछ भी वर्क होने लगता है। ठीक, जहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि भाई कोई ना कोई यहाँ पे चीज उसको खटकती है। ठीक, वहीं पे उसका क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कि कोई उसको नहीं पता प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, उसके लिए सिर्फ ये है कि उसको क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। डिसीजन क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। जस्टिस क्या होना चाहिए, प्रिवेल करना चाहिए। ठीक है, अगर उसको पता है कि ही इज राइट और उसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया गया तो उसको तो पता ही है ना अंदर से कि ही इज राइट, तो उसको क्या लगेगा, जस्टिस प्रिवेल नहीं हुआ है। ठीक यस है, मैम। उसको कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, चैलेंज कर दिया जाएगा। ठीक, वो चैलेंज का जो प्रोसेस है वो दो प्रिंसिपल पे यहाँ पे बेस्ड है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ब्रीच करेगा तो समझो इन दोनों प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं आपने ब्रीच किया है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रिंसिपल क्या है? अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भाई जब नेचुरल जस्टिस कहीं भी एज सच डिफाइन नहीं है तो क्या कोई ऐसा पॉइंट कह लो या फिर एक कोई रेफरेंस चीज नहीं है जहाँ पे हम देख सकें कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन्वॉल्व? अब हमने जैसे जुडिशियल रिव्यू में बात कही थी, डायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, पर हम बहुत सारे आर्टिकल्स में उसकी क्या है, उसकी झलक हम देख लेते हैं। सेम मैनर में नेचुरल जस्टिस की भी यहाँ पे कह लो आप, कहीं ना कहीं उनको हम आर्टिकल्स के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये है। तो हमारा जो यस मैम। सबसे पहले ठीक है, जो हम लोग देखेंगे यस। आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, क्यों? यस। देयर इज नो, मतलब हम लोग को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, प्रोहिबिट किया गया है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करने से ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कलर, ठीक है, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई एक जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का वो आर्टिकल 14 के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, सो अब हम लोग देख लेते हैं जो पहला केस लॉ है दैट इज रिच वर्सेस बाल्डवन। जो मैम 21 हाँ, आर्टिकल को ऐड ऑन नहीं करेंगे यहाँ पे? किसका? 21 आर्टिकल हाँ 21। करेंगे, करेंगे बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, पर जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है एक ही का दिया है, जैसे जुडिशियल ओके। रिव्यू में भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे इक्वालिटी की बात आ गई, क्योंकि यहाँ पे हम जो पहला प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं ना कहीं वो इसी से है, वो सेकंड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केस लॉस के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बट यहाँ पे हम बेसिक देख रहे हैं, कल आपकी पीपीटी के थ्रू आपको थोड़ा चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो कंसेप्ट है नेचुरल जस्टिस है वो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला प्रिंसिपल क्या है, नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ। ठीक है, दैट इज नो मैन शैल बी जज इन हिज ऑन कॉज। ठीक है, और द डिसाइडिंग अथॉरिटी मस्ट बी इम्पार्शियल एंड विदाउट बायस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूल अगेंस्ट बायस। ठीक है, तो रूल अगेंस्ट बायस, अब कहीं ना कहीं जब बायस की बात कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं 14 की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
जब आपने बात की है कि नो पर्सन सेल बी जज ऑफ हिज ऑन कॉज और द डिसाइडिंग अथॉरिटी मस्ट बी इम्पार्शियल एंड विदाउट बायस, ठीक है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहीं ना कहीं इम्प्लाइड मैनर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज रूल अगेंस्ट बायस। तो आपका पहला जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, वो रूल अगेंस्ट बायस है, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, दैट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक, दैट इज हियर द अदर साइड। हमको क्या है, दूसरी जो सामने वाली साइड है, जो लोग जो हमारे जैसे कह लो दो पार्टीज हैं, उसमें जो सेकंड साइड है उसको सुनने का मौका देना चाहिए, ठीक है। दैट इज बोथ पार्टी मस्ट बी हर्ड, और कोई भी नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को भी कंडेम नहीं किया जाएगा बिना सुने, ठीक है। और देयर मस्ट बी फेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ डिसाइडिंग अथॉरिटी, दैट इज रूल ऑफ हियरिंग और फेयर हियरिंग। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 21 भी दिख जाता है, ठीक है अविनाश, सुशील, सब लोग, रितिका समझ आया? यस मैम। यस ठीक मैम, है, आ रहा है। तो एक हो गया अपना रूल अगेंस्ट बायस। पहली चीज आपको जो कंसेप्ट लिखोगे आप, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस का दो रूल्स हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज न्यूमो जोडिक्स इन कॉसस हुआ विच ऑल्सो मीन्स एज रूल अगेंस्ट बायस, कुछ भी आप लिख दोगे। ऑडी अल्ट्रम पैटर्म, दैट इज रूल ऑफ हियरिंग और फेयर हियरिंग, ठीक है, बिना सुने आप किसी को भी कंडेम नहीं करने वाले, ठीक। अगर जहाँ पे ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं उनका वॉयलेशन होगा, तो यहाँ पे वॉयलेशन किसका होगा, नेचुरल जस्टिस का, ठीक। अब ये वॉयलेशन कौन करेगा, जो भी अथॉरिटी होगी वो करेगी, ठीक। मतलब जो सुनाने वाली अथॉरिटी है, जो डिसीजन देने वाली अथॉरिटी है, वो ही इसका ब्रीच करेगी, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं, अब एक जो हम बायस बायस पढ़ रहे हैं, तो बायस का देख लेते हैं सिंपल वर्ड्स में मीनिंग क्या होती है। जैसे कि आप कोई इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी विच इज अगेंस्ट वन पर्सन और ए ग्रुप, ठीक है, आप एक पर्सन के फेवर में हो और एक के अगेंस्ट में हो, ठीक। तो आप किसी भी कोई ऐसा आपका जो पर्टिकुलर ग्रुप है और पर्टिकुलर पर्सन है उसके अगेंस्ट में हो आप, स्पेशली इन ए वेरी कंसिडर टू बी, मतलब अनफेयर मैनर से, मतलब एक कह सकते हैं ना आपकी खुंदस चल रही है, ठीक है, तो वहां पे आप कह लोगे बायसनेस हो रही है, ठीक। तो आप किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ क्या हो रहे हो, इंक्लाइन हो रहे हो, ठीक, एक के फेवर, मतलब यहाँ पे आपको लग सकता है कि आप एक के फेवर में जा सकते हो और सामने वाली को हियरिंग का मौका भी ना मिले, ठीक। इस तरीके का यहाँ पे दोनों चीजें वर्क कर सकती हैं, ठीक है, कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को के फेवर में ज्यादा हो, उसकी तरफ इंक्लाइंड हो, ठीक है। जहाँ पे ये इंक्लिनेशन आ जाता है सेकंड पार्टी के माइंड में, वहीं पर रूल अगेंस्ट बायस का या बायसनेस जो टर्म है वो आ जाएगा, ठीक है। कि तो दूसरी पार्टी खुद ही समझ जाएगी कि भाई जो हम नेचुरल जस्टिस मांगने, जो जस्टिस मांगने आए हैं, जो प्रिवेल होना चाहिए, जो एक लेमैन को सिर्फ यही है, ठीक है, कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसका हैम्पर हो सकता है, ठीक, उसको उसकी राइट्स कर्टेल हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं ये टर्म है आ जाता है जो विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैम हाँ एक टर्म है ड्यू प्रोसेस, हाँ तो मैम अब तो उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे कि ड्यू प्रोसेस आप अमेरिका का समझ लो ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो हम लोग जो आफ्टर मेनका गांधी के टर्म इंदिरा से, गांधी के ड्यू हाँ प्रोसेस वाज नॉट फॉलोड इन पर्टिकुलर केस, अगर हाँ किसी केस में ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता तो मैम अब तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि हाँ, आप ड्यू प्रोसेस बोलो या फिर जस्ट फेयर एंड रीजनेबल बोल लो, है कि नहीं, यस मैम। क्योंकि तो मेनका गांधी में, हाँ बताइए। 1970 बाद आपको मैम हर एक केस में ये आपको मतलब किसी को ये कंप्लेन ना हो कि हमें फेयर चांस नहीं मिला, इसलिए आपको हर हाँ केस में ड्यू प्रोसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल रखना पड़ेगा, ये मस्ट है, ये प्रिंसिपल मस्ट है भाई। आप यस देखते होगे जहाँ पे किसी को नॉलेज है, ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, प्रैक्टिकली भी हमने अपनी जान में भी देखे हैं, कि अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर जज, वो भी हम अभी पढ़ेंगे जब 3 टाइप के बायस पढ़ेंगे अभी हम, क्योंकि अभी आज हम जनरल पढ़ाई दे रहे हैं आपको, जब हम 3 तरीके का बायस देखेंगे तो उसमें पहला यही है पर्सनल बायस, ठीक है। आपको लगता है जो पर्टिकुलर जगह पे, जो कोर्ट में जिसके अंदर बेंच के अंदर आपका जजमेंट होने वाला है या किसी पर्टिकुलर जज के अंडर होने वाला है, वो किसी जो सामने वाली पार्टी है उसकी जान पहचान का है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा,
वो सामने जो दूसरी पार्टी है वो ऑब्वियसली चाहेगी कि ये जज हैं वो केस में डिसीजन ना दें। आप नहीं चाहोगे अगर आपके अगेंस्ट कोई जज बैठा होगा और आपको पता है वो आपके डिसीजन आपके फेवर में नहीं आने वाला मैम है ना? एक तो क्वेश्चन पहला जो निकल के प्रिंसिपल है, आता है। हाँ मैम एक हाँ क्वेश्चन तो बताइए। मैम यही आता है कि हु विल वॉच द वॉचमैन। हु विल वॉच द वॉचमैन, ये तो फिर आप खुद ही वॉच करो। मैम नेक्स्ट अथॉरिटी भी तो हो सकती है वॉचमैन। कौन सी अथॉरिटी? नेक्स्ट अथॉरिटी नेक्स्ट अथॉरिटी से कौन सा मतलब, आप समझाओ। लाइक जैसे एक्स पार्टी डिसीजन जो आते हैं कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं हाँ, नेक्स्ट अथॉरिटी में, तो वो वॉचमैन हो सकते हैं। एक्स और पार्टी अगर डिसीजंस तो हाँ। और अगर मैम अगर सीजीआई ही इन्वॉल्व हो जाए तब फिर सीजीआई के अगेंस्ट में कौन देगा मैम? आपकी वॉइस कट रही है, हेलो फिर से बताना, फिर से बोलिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अगर हाँ मैम अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इन्वॉल्व हो हाँ। जाए और वो ही ऐसा जजमेंट दे दें जिससे लगे कि नहीं वो उन्होंने अपने जजमेंट में सुनवाई करी, तो उनके अगेंस्ट में कोई कुछ कर पाएगा? अब भाई ये तो आप खुद भी चैलेंज कर सकते हो एसएलपी के थ्रू और क्या ही कर सकते हो। मैम तो कौन करेगा मैम, सुनवाई कौन करेगा बताइए उनके खिलाफ? अब ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर जब आपका किंग ही करप्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, पर ऐसा देखा नहीं गया है कि भाई जो जजेस की पोस्ट पे बैठते हैं कहीं ना कहीं इतना तो उनके अंदर होता है। पर अगर वही मैम पार्ट आपका वही पिलर खराब हो जाएगा तो नेक्स्ट ऑब्वियस सी क्लास बात में है जब आप जस्टिस प्रिवेल नहीं डिस्कस होगा। करेंगे तो हाँ मैम नेक्स्ट क्लास में मुझे हाँ थोड़ा सा चांस दीजिएगा। मैं मैम नेक्स्ट बताइए। क्लास में जब डिस्कशन होगा तो मुझे थोड़ा सा हाँ बोलने का मौका दीजिएगा। मैं 1978 हाँ। बाद से करके मेरा गांधी केस को मैं इसीलिए क्रिटिसाइज करता हूँ कि ये जजमेंट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद से चीजें इतनी हम्म बदल गई कि प्रेजेंट सिनेरियो में सीजीआई भी मतलब अपने को बचा कर निकल गए हम्म। और पूरा जो है द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड नेचुरल जस्टिस को पूरा फॉलो नहीं पूरा किया का गया, पूरा कोलैप्स कर गए। फॉलो नहीं किया यस मैम, गया। नहीं किया गया मैम। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं यस भाई, मैम। आपको दिख जाएंगे। ठीक है, पर आपके एक तरीके से ब्लाइंड तरीके से हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग देख के भी मतलब कह लो कि आंखों में पट्टी बंधी है सबके। ठीक है ना? आप अपना डिस्कशन में ला सकते हो, इधर कर सकते हो, उधर कर सकते हो, पर रियलिटी प्रैक्टिकल चीजें अलग हो जाती हैं, है ना? आप बताना, आप यस जब मैम। अपना स्पीच देना चाहो, ठीक है, प्रेजेंट करना चाहो, ठीक, तो हेल्दी ओके प्रेजेंटेशन मैम। होनी चाहिए। ओके मैम। ठीक है। हाँ नहीं मैम, तो मैं थोड़ा सा डर भी लगता है ना मैम, क्योंकि कई बार क्या होता है चीजें जैसे मैं पढ़ के समझता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे दो ही चीजें मुझे समझ में आती हैं लॉ के हम्म पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो आप सही होंगे या तो गलत होंगे, बीच का कुछ नहीं होता मैम। हम्म। हाँ, पर यही तो है ना कई कि बार ये सामने वाला होता है। कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। यस मैम। ठीक अब ना? हो सकता है कि मैं कुछ हाँ तो सामने वाले को खराब लग जाए, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो भी हाँ, लगता है कि इसलिए चलो थोड़ा रहने दो। आपको, नहीं नहीं, आप हेल्दी मैनर में करिए जो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, जो सामने वाली पार्टी है जो आपको सुन रही है उसका भी मतलब माइंड एकदम ओपन होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप पार्टी पॉलिटिक्स, कोई दो पार्टी के लोग बैठा दोगे तो आपको लगता है जो डिस्कशन चलेगा वो हेल्दी होगा? है नो ना? मैम। हाँ, तो न्यूट्रल मैनर में बैठोगे तो हर चीज सही डिसीजन पे आ जाती है। यस। ठीक है ना? हाँ, तो हम लोगों ने देखा बायस ये होता है कि पर्टिकुलर पार्टी का इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, तो हमने दो प्रिंसिपल देख लिए बड़े बड़े। रितिका ने लेफ्ट कर दिया है क्या? नेटवर्क इशू। तो दो प्रिंसिपल्स हमने देखे जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं, दैट इज रूल अगेंस्ट बायस एंड जस्ट फेयर, जो रूल ऑफ फेयर हियरिंग। ठीक है, तो रूल ऑफ हियरिंग और फेयर हियरिंग यहाँ पर आ जाती है और पहला रूल अगेंस्ट बायस आ जाता है। अब हम लोग जो बायस के अंदर है वो सब 3 पॉइंट्स और रीड करेंगे। ठीक है, तो 3 तरीके के बायस बताए गए हैं। एक पर्सनल बायस बताया गया है, एक पेक्यूनरी बायस बताया गया है, और बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर बताया गया है। ठीक है, अब जो केस लॉज हैं वो तीनों में डिवाइडेड हैं कि भाई पर्सनल बायस, पेक्यूनरी बायस, इस तरीके के केस लॉज। जो पर्सनल बायस में आ जाता है दैट इज मींस रिलेटेड टू पीपल, कि यहाँ पे बायस किस तरीके से हो रहा है, किसी पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, मींस रिलेटेड टू पीपल। पेक्यूनरी बायस में क्या होता है, इट मींस रिलेटेड टू मनी एक्सपेक्ट, मनी मैटर से रिलेटेड। ठीक है, और जब आप सब्जेक्ट मैटर की बात करते हो तो जज का या फिर जो भी अथॉरिटी है, डिसाइडिंग अथॉरिटी, उसका कुछ कनेक्शन होता है सब्जेक्ट मैटर से। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें 3 देखे, एक पर्सनल हो गया जहाँ पे हम बात कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू पीपल, पेक्यूनरी बायस विच इज रिलेटेड टू मनी एक्सपेक्ट, एंड थर्ड इज बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर, जहाँ पर जज का कनेक्शन किसके साथ है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर जो कोर्ट में चल रहा है उसके साथ है, या फिर जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ले लो अगर वो कोई डिसाइड कर रही है तो उसके साथ है। ठीक है, आपका यहाँ पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट या कनेक्शन है सब्जेक्ट मैटर के साथ, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो फाइनल जजमेंट होगा उसको हार्म करेगा। ठीक, आप फ्री होके अपने माइंड से, अगर आपकी दोनों पार्टी आपकी जान पहचान की नहीं है, आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी तरीके का पर्सनल बायस, पेक्यूनरी बायस या फिर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, तो आपका जो जजमेंट होगा वो फेयर होगा। ठीक है, कहीं भी अगर इनमें से कोई भी चीज़ आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी खराब होंगी। ठीक है, फेयर तरीके से कह नहीं सकते कि दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा ही कि भाई पहला प्रिंसिपल अपना कहता है नो पर्सन शैल बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। ठीक है, अपने ही मैटर में कोई भी पर्सन क्या है, जज नहीं होगा। ठीक, उसको कहीं ना कहीं जहाँ पे उसका इसी तरीके का कह लो आप पर्सनल बायस इन्वॉल्व है। ठीक है, जहाँ पे पर्सनल बायस इन्वॉल्व है वो मैटर एक इस तरीके की कैटेगरी में पहले प्रिंसिपल के अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के आप देखते हो कि आप उस पर्टिकुलर जज को आप हटा देते हो कि ये मेरा केस ना सुने क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इस तरीके का बायस कोई भी तरीके का इन्वॉल्व है। ठीक, तो यहाँ पे डिसीजन उनके फेवर में जा सकता है। तो यहाँ पे पर्सनल बायस में हम देख रहे हैं ए जजमेंट गिवन ड्यू टू द पर्सनल फीलिंग फॉर और अगेंस्ट अ पार्टी। अब यहाँ पे हमने अभी देखा कि भाई उनके फेवर में जा सकता है। अब यहाँ पे 2 चीजें आ जाती हैं, फॉर भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर कैसे कि भाई आपकी सामने वाली पार्टी आपके फ्रेंड है, आपका खुद का बेटा है, आपकी बेटी है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, क्लोज रिलेशनशिप, की यहाँ पे डर है कि भाई कि इनकी कोई ना कोई रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है, इसलिए जो हमारा जजमेंट है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है अगेंस्ट ए पार्टी। अगेंस्ट ए पार्टी कैसे कि भाई जो सामने वाली पार्टी है उससे हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। ठीक है, तो अगर वो सामने वाली पार्टी सही भी है फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम जानबूझकर उनको फंसा दें, कि कहीं उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा किया हो कि बहुत ज़्यादा उनकी दुश्मनी है पर्सनल उस मैनर में, तो कहीं ना कहीं जो टर्म आ जाता है फॉर और अगेंस्ट वाला, तो अगेंस्ट में भी ऐसा हो सकता है कि भाई सामने वाला जो पर्सन है जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो जो जजमेंट है वो अगेंस्ट दे दे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में फॉर एंड अगेंस्ट में ये माना गया है कि जो पहला प्रिंसिपल है वो वर्क करेगा। ठीक है, नेचुरल जस्टिस का अगर ये दोनों चीज़ें कहीं भी हो रही होंगी तो इस आपके पास राइट है कि आप उसको चेंज करवा सकते हो। ठीक है, या फिर चैलेंज कर सकते हो, अगर इस तरीके का कोई भी डिसीजन आया तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है कि ये बहुत सारे केस लॉ हैं जो हम कल पढ़ेंगे, पर्सनल एनमिटी वाले और पर्सनल फ्रेंडशिप वाले, जो ऑलरेडी सुशील ये आपने पढ़ रखे हैं ना। यस मैम। हाँ ठीक है, तो पर्सनल एनिमिटी पे भी है केस लॉ और पर्सनल फ्रेंडशिप पे भी है जहाँ पे डिसीजन हैम्पर हुए हैं। ठीक है, ओके, नाउ सेकंड इज पेक्यूनरी बायस। पेक्यूनरी बायस में हमने क्या कहा था, जहाँ पे इन रिलेशन टू फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अ जजमेंट गिवन ड्यू टू द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द जज कनेक्टेड टू दैट केस, कहीं ना कहीं उसका क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक में इन्वॉल्व है, तो उसका डिसीजन हो सकता है उसके फेवर, मतलब खुद के फेवर में समझ लो आप कि उसका पैसा डूब रहा है, कुछ उसको ऐसा डिसीजन देना है जहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि भाई उनका खुद का पैसा भी यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर ये कॉज जजमेंट यहाँ पे इसकी वजह से कि उनका फाइनेंशियल कोई यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है जजेस का उस केस से रिलेटेड, तो वहाँ पे वो डिसीजन ऐसा दे देते हैं कि सामने वाली पार्टी डूब ही जाए अपना पैसा बचाने के चक्कर में, या फिर जान पहचान वालों का कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक, पर यहाँ पे जो टर्म आ जाता है दैट इज पेक्यूनरी बायस, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि जजमेंट इज गिवन ड्यू टू द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द जज कनेक्टेड टू दैट केस। ठीक है अविनाश, रितिका, प्रमोद जी ने तो पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, रितिका समझ आ रहा है, आप लोग लेफ्ट हो रही हैं, नेटवर्क इशू है, इस तक आवाज भी नहीं जा रही आई थिंक। ठीक, तो यहाँ पे पेक्यूनरी बायस ये देख लिया। उसके बाद
बायस एज टू सब अविनाश का है रिगार्डिंग आर्टिकल 14 और 21 मेनका गांधी केस का। ठीक है अविनाश, आपका प्री फॉर्म्ड ओपिनियन है, ठीक है, या फिर कोई जनरल इंटरेस्ट हो जाता है और आप जज बन जाते हो, तो कहीं ना कहीं उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का हाँ कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए अविनाश। सुशील यस बताओ, मैम। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा मैम। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना? यस आपको मैम पड़ेगा। एग्जाम्पल भी मिल गया यहाँ पे, जैसे कि कोई पर्टिकुलर प्री फॉर्म्ड ओपिनियन हम बना लेते हैं ना, जैसे हम लोगों ने बताया था यहाँ पे केस, जैसे प्री फॉर्म्ड ओपिनियन या फिर कुछ ऐसी आपकी ओवरऑल चलती चली आ रही है आपकी धारणा, है ना, उस पर आप कोई डिसीजन ले लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अविनाश को 21 से रिलेटेड उनके अलग वो हैं ओपिनियंस, ठीक है, वो सबके हो सकते हैं। हम लोग भी इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, हम लोग के भी बहुत सारे प्री फॉर्म्ड ओपिनियन होते हैं कि भाई ऐसा क्यों, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग भी ऐसा कोई डिसीजन देते हैं, उस पर्टिकुलर सामने आ जाता है हमारी लाइफ टाइम में, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर डिसीजन पे इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं अविनाश? हेलो अविनाश, सुन आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, आप करोगे कि नहीं करोगे, ऐसा चेंज करने की क्या कोशिश करेंगे? क्या मैम? जैसे हमने बताया बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, तो जहाँ पे जज का कोई जनरल इंटरेस्ट में या फिर प्री फॉर्म्ड ओपिनियन हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में, तो वो अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, डिसीजन अफेक्ट होगा वहां पे? तो मैम इसलिए तो पर्टिकुलर अपने से ही वो उस पे मतलब उस चेयर पे बैठना ही नहीं चाहिए मैम, ये छोड़ देना चाहिए उसको। जहाँ पे आपका प्री फॉर्म्ड ओपिनियन है, यस मैम, जब मुझे पता है कि हाँ मेरी, मैं नहीं दूंगा। हाँ तो फिर मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे बोल देना चाहिए हाँ कि मैं इस ये पे केस बैठूंगा है, ही नहीं। ये केस है जहाँ पे जज ने बोला कि मैं बैठूंगा नहीं, यहाँ पे मेरा यस मैम। पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, फिर भी यस मैम। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको कह दिया अरे नहीं रहने दीजिए, मतलब करिए करिए आप ही डिसाइड करिए, और उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही वो डिसीजन आ गया था। ठीक है, तो ये बेस्ट होगा कि आप छोड़ दो अगर आप ठीक हो यस तो। मैम। ठीक है, तो ये बेस्ट आंसर है कि भाई आप छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जजमेंट वहां पे आप चेंज कर सकते हैं प्री फॉर्म्ड ओपिनियन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड्स आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर में, वो कोई भी हो सकता है भाई, डिपार्टमेंटल बायस हो सकता है, प्री डिसीजन किसी इशू के बारे में, या फिर कोई कनेक्शन हो आपका उस पर्टिकुलर इशू, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, कुछ भी हो गया। अब जिनके कोविड फैमिलीज हैं, जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है, ठीक है, उनका ओपिनियन बहुत चीज़ों में बदल चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वो आते हैं तो उनका पूरा फोकस किधर होगा, हेल्थ की तरफ होगा। अब वो ठीक है, डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट भी करेंगे कायदे से। हाँ अब कुछ भी हो सकता है, अगर उनको डॉक्टर से खुंदस हो गई करेंगे या वो फिर, डॉक्टर्स। अब गालियां नहीं देंगे डॉक्टर्स को वो। नहीं नहीं, वही तो है कि आपका जो बच के आए हैं वो एकदम थैंकफुल हैं। ठीक है, तो बहुत चीज़ों में कोविड के बाद लोगों का ओपिनियन आप कह लो कि उनका बन चुका है। ठीक है, तो ये सारी सर्कमस्टेंसेस ऐसे प्री ओपिनियन यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसे आपकी लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम में अगर कोई ऐसा जज बनते हैं, अपॉइंट होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह लोगे डिसीजन में उनका आएगा, निकल के आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपके हमने पहले दैट इज रूल अगेंस्ट बायस को हमने 3 तरीके के बायस में पढ़ लिया, दैट इज पर्सनल बायस, पेक्यूनरी बायस एंड बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट जो हमने सेकंड बोला था दैट इज ऑडी अल्ट्रम। ठीक है, दैट इज बिना सुने आप किसी को भी कंडेम नहीं करोगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मौका देंगे, पार्टीज को हम मौका देंगे कि भाई आपको कुछ अपने फेवर में कहना है, अपने बचाव के लिए कहना है, तो आप कह सकते हो, या फिर कोई ऐसा गलत चीज हुई है तो यू आर हैविंग द राइट टू स्पीक। ठीक है, तो बिना सुने हम किसी भी पर्सन को कंडेम नहीं करने वाले, विच इज कॉल्ड एज रूल ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पे ऑडी अल्ट्रम पैटर्न का क्या है, दैट इज रूल ऑफ हियरिंग। ठीक है, ठीक। हम्म,
अब यहाँ पे 3 चीजें हैं जो मैंने नोट कर रखी हैं ऑलरेडी रजिस्टर में अपना, दैट इज नो मैन शुड बी पनिश्ड और कंडेम्ड अनहर्ड, हियर बोथ द साइड्स बिफोर पासिंग एनी जजमेंट, नो पर्सन शुड बी सफर इन पर्सन विथआउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, फोर्थ है नो पर्सन कैन बी मेड टू सफर विथआउट फेयर हियरिंग। ठीक है, बिना फेयर हियरिंग के और बिना सुने, 2 चीजों के बिना, मेन आप कह लो, आप किसी भी पर्सन को जज नहीं कर सकते, कंडेम वहां पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट इज नोटिस एंड फेयर हियरिंग, जो इसके अंदर आते हैं। अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू द डिफेंडेंट बाय प्रोवाइडिंग शो कॉज नोटिस। तो ये ऑब्वियस सी बात है, नोटिस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने दोनों चीजों में पढ़ रखा होगा, सीआरपीसी वगैरह में, सीपीसी में पढ़ा ही होगा, है कि नहीं? सामने वाली पार्टी को पता तो होना चाहिए उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, उसको मौका भी मिलता है डब्ल्यूएस अपना फाइल करने का, मिलता है कि नहीं? यस मैम। है ना? तो वही चीज यहाँ पे आ जाती है कि जो नोटिस है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंग्रेडिएंट है। जब आप सेकंड उसकी बात करती हो ऑडी अल्टरम पार्टम की, कि नोटिस आपको भेज दिया गया है, उसके बाद आपने ही उस पर गौर नहीं किया, और एक्स पार्टी डिसीजन जो आप बात कर रहे थे, तो एक्स पार्टी डिसीजन के भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कब कब होगा, है कि नहीं? आपने पढ़े हैं कि नहीं सब लोगों ने? ठीक है, जब एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है, अगर आप सामने वाले ही अपने राइट्स के रिलेटेड आप जागरूक नहीं है, तो वहां पे फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हम सेकंड इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, फेयर हियरिंग होना चाहिए, हर चीज का आपको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जब आपने सामने आ जाते हैं तो उसके बाद आपको हर चीज का फेयर हियरिंग में जो भी एसेंशियल है, दैट इज आपको रिलेवेंट एविडेंस हो गया रिसीव, ठीक है, डिस्क्लोजर कि आपके अगेंस्ट क्या क्या एविडेंसेस हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिबट दैट एविडेंस। अब रिबट करने की आपको चांस देना ही मिलना चाहिए, जैसे कि आप डब्ल्यूएस देख लेते हो, ठीक, कि वहाँ पे आपको मौका मिलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर आपके अथॉरिटी से कि भाई आपके अगेंस्ट ये एविडेंस लाए गए हैं, उसको डिस्क्लोज करें, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी दी जाए उनको रिबट करने की। ठीक है, तो ये एसेंशियल कह लो आप। ठीक, तो जो स्टेजेस बताई गई हैं यहाँ पे वो है राइट टू प्रेजेंट द केस, राइट टू नो द एविडेंस ऑफ द पार्टी एंड क्रॉस एग्जामिनेशन की। ठीक है, जहाँ पे आप एविडेंस एक्ट में आप ये सारी चीजें देखते हो। ठीक, उसका प्रोसीजर आप सीआरपीसी में देख लेते हैं। राइट टू ओरल हियरिंग, राइट टू प्रेजेंटेशन थ्रू काउंसिल, काउंसिल आपको होनी चाहिए, मतलब एडवोकेट्स वगैरह, आप उसके थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करोगे। स्पीकिंग ऑर्डर एंड रीजनेबल जजमेंट, ठीक है, कि जो भी जजमेंट हो वो बोलता हुआ हो, भाई उसके अंदर रीजन हो। ठीक है, कि भाई जो भी डिसीजन लिया गया है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस वो परफेक्ट होना चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए। ठीक है, ये अनबायस तरीके से कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक, सामने आप देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि जो भी डिसीजन सुनाया गया है वो कैसा है, फेयर है। ठीक है, फिर तो ये आपका जो है लोग कह लो, आपका ये हो गया कुछ इम्पोर्टेंट जो हम लोग ने देखा कि भाई 2 रूल हैं, 2 प्रिंसिपल हैं, उससे उसके जो फर्स्ट वाला रूल है दैट इज रूल अगेंस्ट बायस, उसके फर्दर 3 और प्रिंसिपल्स हैं, 3 तरीके का बायस के बारे में हमने देख लिया। और फिर हमने देख लिया ऑडी अल्ट्रम पार्टम में जो 2 इंग्रेडिएंट नेसेसरी हैं, दैट इज नोटिस एंड फेयर हियरिंग। नोटिस में क्या है कि डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थ्रू सो कॉज नोटिस, कि अपने आप बात को वो जान सके, उसके अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर नोटिस आया है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग। ठीक है, उसके एसेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए कि भाई फेयर हियरिंग की एसेंशियल होनी चाहिए, अथॉरिटी उसको सारे रिलेवेंट एविडेंस जो भी उसके अगेंस्ट आए हैं वो डिस्क्लोज करे, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो सारे एविडेंस के अगेंस्ट वो रिबट, उन सबको रिबट कर सके। उसका मतलब उसका जो एक कह सकते हो अपने बचाव में जो भी वो पॉइंट्स लाना चाहें। ठीक है, तो ये स्टेजेस भी बता दी। अब हम लोग कल की क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करके हम लोग फर्दर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, इतना समझ आया अविनाश और रितिका को? क्योंकि सुशील और प्रमोद जी तो पहले भी क्लास ले चुके हैं। पहले हमने ऐसा नहीं बताया था, पहले हमने एक एक करके बताया था, बट अभी ये एक तरीके का रिवीजन ही समझ लो। ठीक है, ओके सुशील? यस मैम। हाँ, तो ये आपकी क्लास आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है जी। ओके मैम। और